वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और हम लोग पोएम कर रहे हैं ट्रीज और उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। आपने ट्रीज में पोएम में क्या पढ़ा? जो पेड़ हैं वो घर के अंदर उगे हुए हैं और वो बाहर फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। Written in 1963 and published in her book Necessities of Life 1966, this poem appeared at an important point in Adriana Rich's development as a poet and cultural figurehead. तो जब एड्रियाना रिच के जो बुक है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसमें 1963 में लिखी ये कविता अपियर हुई तो लोगों ने जाना कि वो उनकी डेवलपमेंट एज ए पोएट कितनी है और वो कल्चरल फिगर हेड के रूप में जानी जाने लग गई। थीम क्या है इस पोएम का? द ट्रीज इज अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम दैट फोकसेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रीज। ये जो ट्री है वो एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें फोकस क्या? मूवमेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर फोकस है। जो पेड़ है उनकी गति के ऊपर फोकस है। दैट आर इनिशियली इंडोर्स, जो अभी घर के अंदर है, चार दीवारी में है, बट सीकिंग टू एस्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट। लेकिन वो ढूंढ रहे हो रास्ता कि वो फॉरेस्ट में जा सके, वो फ्री हो सके। द ट्रीज रिप्रेजेंट नेचर बट ऑल्सो द नेचर ऑफ बीइंग वुमेनहुड इन पर्टिकुलर। जो ट्रीज है वो प्रकृति को दर्शा रहे हैं, प्रकृति का प्रतीक है, पर साथ ही साथ वो वुमेनहुड को भी दर्शा रहे हैं। कैसे? जो नारी है वो घर के अंदर विवश है रहने के लिए और उसको भी फ्रीडम चाहिए, वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। What makes this poem unusual is the speaker's attitude towards the trees. तो जो स्पीकर का जो एटीट्यूड है, जो पोएट है, वो ट्रीज के बारे में, ट्रीज से जैसे उन्होंने नारी को जोड़ा, ये बहुत ही इस पोएम को अनयूजुअल एंड स्पेशल बनाता है। In the first two stanzas, there is a definite attachment as the speaker objectively describes the escape of the trees to their new environment. तो यहाँ पर एक अटैचमेंट है स्पीकर की पौधों के बारे में और वो उनसे कह रही है कि ये जो है, जो ट्रीज हैं वो एस्केप करना चाह रहे हैं अपने वर्तमान के एनवायरनमेंट से और वो नई दुनिया में जाना चाह रहे हैं। In the last two stanzas, the speaker, now first person I, seems to want to ignore this profound shifting of the trees, but paradoxically, by mentioning her own aloofness, brings the whole situation into sharper focus. तो यहाँ पर जब हमने लास्ट टू स्टैंडर्स देखा, वहां पर जो पोएट है वो लिख रही है कि मैं लंबा लेटर लिख रही हूँ और ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है मैं इसके बारे में नहीं लिखना चाहती, मैं इसको इग्नोर करना चाहती हूँ। तो वो देख रही है कि जो ट्रीज हैं वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने लोनलीनेस को वो रख रही है वहां पर। जो ट्रीज के मूवमेंट से जो अपने आप को अलग रख रही है, वो इस पोएम का एक शार्प फोकस है। वो कह रही है कि बाहर की दुनिया में गति हो रही है, जो ट्रीज है वो भी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं घर के अंदर हूँ, मैं घर में बैठी हूँ। इन सब मूवमेंट्स को मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहती, मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। Now poetic device क्या है? The use of simile is clear as the branches of the trees are seen like newly discharged patient. यहाँ simile का बहुत यूज हुआ है क्योंकि जो branches है उनको as a newly discharged patient के रूप में कहा गया है। Heading for the clinic doors. This portrayal of the trees as people in need of medical help means the poem cannot be taken literally. जब हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रीज हैं उनको पेशेंट के रूप में जब यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो पोएम है सिंबॉलिक पोएम है, सिर्फ शब्दों का अर्थ लेकर हम इस पोएम को नहीं समझ सकते। तो ये जो पेड़ है वो घर के अंदर रह रहकर एक पेशेंट के रूप में हो गए हैं, क्योंकि उनमें भी जान है और जैसे पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है, बाहर जाता है थके हारे कदमों से, वीकनेस के कारण और दवाइयों के असर के कारण। तो ये जो पौधे हैं वो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी क्या है? टायर्ड है, एक्सॉर्टेड है और जल्दी से वो खिड़की तोड़ के नहीं निकल पा रहे हैं। The trees then is an extended metaphor. The trees are indeed people, specifically females who are in need of healing or having been healed are now ready for their true purpose, renewing the empty forest. तो ये जो ट्रीज है वो एक्चुअली सही में वो लोग हैं, क्योंकि मेटाफर है। ट्रीज हम फीमेल नहीं बोला गया है, यहाँ फीमेल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रीज, जो
अपने आप को हील करना चाह रहे, उन पर जितने मानसिक आघात हुए हैं, इन पर जो वो उनसे अपने आप को उबारना चाह रही है, या कुछ है जो उबर चुकी हैं, जो हील्ड हो चुकी हैं, और वो बाहर की दुनिया में कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नयापन तलाश करना चाह रही है, और वो जो फॉरेस्ट एम्प्टी है उसको रिन्यू करना चाह रहे हैं, उनमें जान डालना चाह रही हैं। तो रिपीटेशन है यहाँ पर, ऑकर्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी। आपने देखा कि रिपीटेशन है उसमें, रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट प्रीवियसली देयर वाज नो लाइफ आउटसाइड, कि जो बाहर की दुनिया में पहले क्या था कि कोई जीवन नहीं था, इसलिए फॉरेस्ट जो था वो एम्प्टी था, लेकिन अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आई हैं लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए, और जो स्त्रियां घर के अंदर अभी भी ट्रेडिशन के कारण बंधी हुई है, वो भी अब बाहर जाना चाहती है, बाहर के जो फॉरेस्ट है उसको रिन्यू करना चाहती है, यानी बाहर जो अपॉर्चुनिटीज है फीमेल्स के लिए, वो उनको अपनाकर एक न्यू पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना चाह रही हैं। देयर इज नो बर्ड, नो इंसेक्ट, नो सन। उसके बाद आप देखो नो की रिपीटेशन है। पहले क्या था, फॉरेस्ट एम्प्टी थी, जहाँ एम्प्टी था, जहाँ पर कोई बर्ड नहीं था, कोई सन नहीं था, और कहीं पे कोई इंसेक्ट भी नहीं था। पोएटिक स्ट्रक्चर क्या है, द ट्रीज इज अ फ्री वर्ड्स पोएम ऑफ 4 स्टैंजास। आपने देखा 4 स्टैंजास है इस पोएम में, मेकिंग अ टोटल ऑफ 32 लाइन्स। देयर इज नो सेट राइम स्कीम, कोई सेट राइम स्कीम नहीं है। नो रेगुलर मेट्रिक बीट पैटर्न, कोई मेट्रिक बीट पैटर्न नहीं है। ईच लाइन इज डिफरेंट रिदमिकली, और हम देख रहे हैं कि हर लाइन एक दूसरे से अलग है। एंड द लाइन्स वेरी फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, और छोटे से बड़ी वो लाइन हो रही है। द वेरिंग लाइन लेंथ, अनयूजुअल सिंटेक्स एंड पावरफुल इमेजरी मेक्स इट स्पेशल। तो जो लेंथ है लाइन्स की, वो जो कम ज्यादा हो रही है, और जो सिंटेक्स है वो जो अनयूजुअल है, और जो पावरफुल इमेजरी है, वो इस पोएम को बहुत ही खास बनाती है। इमेजरी देख लो, एम्प्टी फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज एंड नाइट सिंबलाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल बीइंग लेफ्ट इन द डार्क फॉर टू लॉन्ग, नॉट नोइंग देयर ट्रू आइडेंटिटीज एंड वेयर दे बिलोंग। तो जो एम्प्टी फॉरेस्ट है, जो रात दिन से खाली है, वो ऐसे लोगों को सिंबलाइज कर रहे हैं कि जो अंधेरे में रहते हैं और उनको नहीं पता उनकी ट्रू आइडेंटिटीज कहाँ है और उनको कहाँ जाना है। तो ये जो पेड़ है वो उन स्त्रियों का प्रतीक है जिनको अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं पता, अपनी ट्रू आइडेंटिटीज ही नहीं पता। द फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट ऑफ वुमेनहुड, और जो फॉरेस्ट है वहां पर फॉरेस्ट ऑफ वुमेनहुड है, जहाँ पर बहुत वहां अभी ना कोई बसेरा है पक्षी का, ना कोई इंसेक्ट है, ना सूरज ही अपने पाँव को छांव में वहां डाल सकता है, क्योंकि सारे के सारे ट्रीज हैं वो इंडोर हैं। द थर्ड स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस द स्पीकर फॉर रियल इन फर्स्ट पर्सन। द थर्ड स्टैंजा में हम स्पीकर को एज अ फर्स्ट पर्सन देखते हैं। अ वुमन इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स एंड रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम ऑल दिस रिएक्शन। एक स्त्री है जो लंबा खत लिख रही है, पत्र लिख रही है, और जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं रात में ट्रीज के अंदर, वो जो रूट्स हैं वो ब्रेक कर रहे हैं क्रैक के थ्रू रूट्स को जमीन से, वरांडा फ्लोर से, और जो टहनी है वो विंडो पेन की तरफ जा रही है। ये सारे मूवमेंट्स वो इग्नोर कर रही है लेडी। शी डजंट बॉदर टू मेंशन द क्वाइट रिवोल्यूशन, और ये जो रिवोल्यूशन क्रांति आ रही है वो उसको इग्नोर कर रही है, और rather she scarcely mention it, which means she does acknowledge it but isn't that surprised by it। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा बहुत इसके बारे में मेंशन करी, क्योंकि वो इनकी जानकारी तो रखती है, लेकिन वो इतनी सरप्राइज नहीं है। उनको पता है कि एक दिन ऐसा आने ही वाला था कि जितने भी पेड़ हैं जो घर के अंदर है वो बाहर फॉरेस्ट में जाएंगे ही, तो इसीलिए उसको इसके लिए ये सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है। The imagery and sense of physical movement are seen in the second stanza। तो हम सेकंड स्टैंजा में इमेजरी भी देखते हैं और फिजिकल मूवमेंट भी शब्दों के थ्रू देख रहे हैं। वर्क, डिसएंगेज, स्ट्रेन, स्टिफ, सफलिंग, मूविंग, ये सारे जो हैं आपको इमेजरी एंड मूवमेंट दिखा रहे हैं। And in line 14 similarly, like newly discharged patients, surely suggesting that the trees were sick or unhappy। तो जब न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की पहले जो ये पेड़ हैं जो घर के अंदर उगे हैं,
वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, और वो अब चूंकि उनमें एक उम्मीद है कि वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो वो बाहर की तरफ जा रहे हैं in need of medical help and healing, but now they are healed and free to go and live their lives. तो अब वो हील्ड हो चुके हैं, अब उनको जो मानसिक उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो चुकी है, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है और वो बाहर की दुनिया में जाना चाह रहे हैं. She has known for quite some time that the trees would one day break out. वो जो लेडी है जो लॉन्ग लेटर लिख रही है, जो स्पीकर है फर्स्ट पर्सन में, उसे पता है कि जो पेड़ है वो एक दिन बंधन तोड़ के चले जाएंगे. She can still smell the remains of the trees. और वो घर में वो जो स्मेल ऑफ ट्रीज है वो महसूस कर पा रही है, और उनका जो वॉइस है वो महसूस कर पा रही है. That turns into whisper in her own head. और वो जो वॉइस है वो उन विस्पर के रूप में उसके मस्तिष्क में घूम रहा है. In the final stanza, the speaker exhorts the reader to listen. और लास्ट में जो फाइनल स्टैंजा में स्पीकर कहती है listen, हम रीडर्स को कहती है listen. जो attention दो, she wants attention. Glass is breaking, शीशा टूट रहा है. So shine that this change is serious and permanent. जब शीशा टूटा हुआ है मतलब जो पेड़ हैं वो निकल चुके हैं, अब वो वापस लौट के लौट नहीं आएंगे. The poem becoming cinematic as the moon, that symbol of femininity, emotion and physical change breaks like a mirror. और वो जो चांद है, जो मून है, जो नारीत्व का प्रतीक है, जो इमोशन का प्रतीक है, जो फिजिकल चेंज का प्रतीक है, वो कई टुकड़ों में टूट कर टॉलेस्ट ओक ट्री के ऊपर एक क्राउन की तरह उसको सजा रहा है और वहां शाइन कर रहा है. सिंटेक्स देख लो. द फर्स्ट स्टैंजा इज ए सिंगल सेंटेंस विद जस्ट वन कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेवेंथ. जब आप देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में तो एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें एक कॉमा है, और एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन में एक कॉमा है, और फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेवेंथ में है. सेकेंड स्टैंजा इज टू कंप्लीट सेंटेंसेज, वन शॉर्ट द अदर लॉन्ग. सेकेंड स्टैंजा दो कंप्लीट सेंटेंस है, एक छोटा एक बड़ा. The third stanza is made up of 3 sentences and is the only stanza with the true personal voice of the speaker. और जो थर्ड स्टैंजा है उसमें 3 सेंटेंसेज है और उसमें स्पीकर एज अ फर्स्ट पर्सन वो हमसे बात कर रही है. फाइनली द फोर्थ स्टैंजा अर्जेस द रीडर टू लिसन एज द ट्रीज ब्रेक आउट ऑफ देयर प्रिजन. तो फोर्थ स्टैंजा में जो रीडर है उनसे एक अनुरोध है कि आप लोग सुनो, जो पेड़ हैं वो बाहर जा चुके हैं, अपनी जेल से निकल चुके हैं. 5 sentences of varying length are contained, which means more pausing for the reader, increasing the drama. तो 5 sentences है, लेकिन वहां पे रुक रुक के जो इसका जो इम्प्रेशन है, इसका जो प्रभाव है उसे बढ़ाया गया है. और जो पूरे जो प्रिजन से जो फ्रीडम की तरफ जो ट्रीज का मूवमेंट है, जो ट्रीज कर चुके हैं, उनको बहुत ही ड्रामेटिक रूप में सपनों के जरिए प्रस्तुत किया गया है. सेंट्रल थीम देख लो. एंड्रियाना रिस द ट्रीज इज ए नेचर पोएम. ऑब्वियसली ट्रीज है तो नेचर का पोएम है. द पोएट हैज गिवन ए विजुअल पिक्चर ऑल्टरनेटिव स्पेस वेयर द ट्रीज हैव मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम ए आर्टिफिशियल हाउस. जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा है, एक आर्टिफिशियल स्पेस प्रोवाइड किया है ट्रीज को, जो एक फॉरेस्ट है जो खाली हो चुका है, और ट्रीज को एक चांस दिया है कि आप वहां पर चले जाओ. Here the poet has personified nature. नेचर को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है. This poem brings the body and mind of trees together. ट्रीज के माइंड को भी लाया गया एंड बॉडी को भी. मूवमेंट जब दिखा रहा है तो ट्रीज के बॉडी एंड माइंड, जब ट्रीज क्या है थक जा रहे हैं, लाइक अ पेशेंट, वो डेज्ड है, वो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं. तो इस तरह से बॉडी एंड माइंड ऑफ द ट्रीज को लाया गया शब्दों के जरिए, विच एक्सटेंड टू द अनकॉन्शियस माइंड. और ये क्या है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हम जो बंधन में बंधे हुए हैं, हमें भी बाहर जाना है, इन बंधनों से निकलना है, उसको प्रेरित किया गया है इस पोएम के थ्रू. The uprooted trees are kept in the modern artificial house and it depicts the trees have become free, breaking all the artificial barriers. तो जो पौधे हैं हम उनको बाहर जड़ से उखाड़ के लाते हैं, घरों में सजाते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाते हैं, लेकिन अंत में जो ये पौधे हैं ये सब
घर से दूर फॉरेस्ट में चले जाते हैं और जितने भी आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं उनको वो तोड़ देते हैं। तो व्हाट हैव वी लर्न्ड इस पोएम के थ्रू? हमने ये सीखा कि जो विमेन है जो बाहर की दुनिया में जाना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को पाना चाहती हैं, उन्हें भी इस तरह ट्रीज के थ्रू उन्हें भी बाहर जाना है और सब बंधनों को तोड़ के निकलना है, क्योंकि एक बार आप दहलीज से बाहर जाओगे तभी आप नई दुनिया का हिस्सा बन पाओगे। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।